बाया नदी का कहर। ये वैशाली के जावज गांव का नजारा है। मानसून में उफान मारती बाया नदी ने कुछ दिन पहले ही डैनी बांध को ध्वस्त कर दिया था। इससे आसपास के दर्जनों गांव में जबरदस्त तबाही मची थी। सैकड़ों घर पानी में डूब गए थे तो बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को भागकर ऊंची जगहों पर शरण लेनी पड़ी थी। प्रशासन और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एक बार फिर डैनी बांध के जरिए बाया नदी को काबू में कर लिया गया है। पानी घटा, परेशानी बढ़ी। गोपालगंज में धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले माह गंडक नदी में आए उफान की वजह से बरौली के पास गोपालगंज सिवान रोड का बड़ा हिस्सा बह गया। ऐसे में इस रास्ते से पिछले 1.5 माह से यातायात ठप पड़ा हुआ है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान के जरिए बांस का ये चचरी पुल तो बना दिया है, लेकिन इससे गुजरना खतरे से खाली नहीं है। फल्गु नदी में गंदगी। मान्यता है कि गया की मोक्षदायिनी फल्गु नदी के एक बूंद पानी से पितरों का उद्धार हो सकता है, लेकिन शहर भर की गंदगी ने इस पवित्र नदी की दुर्गति बना रखी है। फल्गु नदी में हर दिन गया शहर का हजारों लीटर गंदा पानी बहाया जा रहा है। हालात ये हो गई है कि प्रदूषण की वजह से फल्गु नदी ने नाले का रूप ले लिया है। पितरों का तर्पण करने के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु फल्गु नदी की हालत देखकर दुखी हो रहे हैं। जूट की खेती से मोह भंग। ये मेहनती किसान खेतों में कड़ी मेहनत से तैयार जूट की फसल को खुले मैदान में सुखाने में जुटे हैं, ताकि इसे समय पर बाजार तक पहुंचाया जा सके। इस साल मूसलाधार बारिश ने कई एकड़ में लगी जूट की फसल को बर्बाद कर दिया। जो थोड़ी बहुत फसल बची, उससे कच्चा माल तैयार करने में किसानों के पसीने छूट रहे हैं। मुश्किल ये भी है कि तैयार माल को बेचने के लिए कोई मार्केट नहीं है। ऐसे में जूट के किसानों को मेहनत की फसल का सौदा मजबूरन औने पौने भाव में बिचौलियों के हाथों करना पड़ेगा। यहाँ 4,000, 5,000, 6,000 रुपया कुंटल बिकेगा, यह तय हो जाए तो फिर लोग जूट का खेती करने लगेंगे, तब उसमें लाभ मिलने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2,000 रुपया कुंटल नहीं बिकता है। डैम ने बढ़ाई परेशानी। निर्माण कार्य के चलते सरायकेला के सतनाला डैम का फाटक क्या बंद कर दिया गया। आसन बनी पंचायत के दर्जन भर गाँव में जिंदगी दूभर होकर रह गई है। स्वर्णरेखा नदी के पानी से ये जामडीह, रामगढ़, कांदर बेड़ा सड़क डूब गई है। इसके बावजूद राहगीर जान हथेली पर रखकर यहाँ से गुजर रहे हैं, तो दूसरी ओर 150 एकड़ से ज्यादा खेतों में लगी धान की फसल को भी पानी से काफी नुकसान पहुँचा है। आवागमन काफी जटिल हो गई है। इधर से आना जाना काफी दिक्कत हो रहा है लोगों को। इधर से जाना पूरा संपर्क टूट गया है और इस डैम के पानी रुकने के कारण यहाँ पर कम से कम 100 एकड़ भूमि का अभी फसल नष्ट हो गया है। पुल ने किया परेशान। लातेहार के नक्सल प्रभावित गारू प्रखंड में 3 साल पहले उपनाई कुकू नदी इस पुल को बहा ले गई थी। तब से आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा गांव की जिंदगी थम सी गई है। पहाड़ और जंगल से घिरे इस इलाके तक आने जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अब मानसून में कुकू नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है और ये देखिए बाइक सवार कितनी मुश्किल से पानी के बीच गुजर रहा है। थोड़ी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। बगल में ही एक क्षतिग्रस्त पुल है। ग्रामीणों की लाख गुहार के बावजूद इस पुल को बनाने की जहमत आज तक नहीं उठाई गई है। खोखले हो रहे पहाड़। दुमका के शिकारीपाड़ा में पत्थर माफिया ने इस पठार का सीना छलनी करके रख दिया है और देखिए अब इस इलाके की कैसी दुर्गति हो गई है। यहाँ दिन रात पत्थर का अवैध खनन चलता रहता है, लेकिन इनकी विभागीय अधिकारियों से ऐसी मिलीभगत है कि टास्क फोर्स की टीम जब भी छापेमारी करने पहुंचती है, मौके से पहले ही सब कुछ गायब कर दिया जाता है। प्रशासनिक टीम के लौटते ही फिर से पत्थरों के अवैध खनन का सिलसिला शुरू हो जाता है।
सिंदूर पहाड़ का दुख। घना जंगल, पथरीला रास्ता, बरसाती नाला, खेत, पगडंडी और अंत में पानी से भरा डोभा। इतनी सारी परीक्षाएं पास करेंगे तब जाकर आप पहुंचेंगे सिमडेगा के सुदूर सिंदूर पहाड़ गांव तक। आप देख सकते हैं यहाँ का सफर कितना मुश्किल भरा है। यही वजह है कि आज तक ना तो यहाँ विकास की कोई किरण पहुँच सकी है और ना इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर किसी हुक्मरान ने इन ग्रामीणों का हाल चाल लेने की जहमत ही उठाई है। हम लोग सबको हम लोग बता चुके हैं, लेकिन कोई भी नहीं इसके विषय में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, आज तक भी नहीं किए हैं। शहीद के गांव का हाल। गढ़वा के इसी चेमो सनेया गांव की मिट्टी में पैदा हुए वीर सपूत नीलांबर पीतांबर ने कभी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन आजादी के इन अमर नायकों के गांव की तस्वीर आज तक नहीं बदली। अभी भी ना यहां तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क बन सकी है और ना बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। हालत ये है कि बरसाती नाले के इसी गंदे पानी से यहाँ के ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासन कोरोना का बहाना बना रहा है। जो भी सिचुएशन अभी है उस सिचुएशन में हमारे सारे कर्मी एकजुट होकर के पूरे तन्मयता से काम कर रहे हैं और हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि हम लोग जो यहाँ के लोग हैं उनके हित के लिए जो हितकारी योजनाएं आती हैं उन तक पहुँचाने में सफल हैं। लोहारों पर पड़ी चोट। ये बांका की लौह नगरी के नाम से प्रसिद्ध है चांदन बाजार का नजारा है। कभी इस मोहल्ले के घर घर में लोहारों की भट्टियां सोना उगला करती थी। यहाँ के सांचे में ढलकर तैयार लोहे के चूल्हे, तवे, कढ़ाई समेत अन्य सामानों की दूर दूर तक डिमांड थी, लेकिन कोरोना ने आज इस व्यवसाय पर ताला लगा दिया है। लॉकडाउन के दौरान ना तो बाहर से कच्चा माल आ रहा है और ना यहाँ तैयार लोहे के सामान को मार्केट मिल पा रहा है। ऐसे में चांदन के लोहारों की जिंदगी बदरंग होकर रह गई है। टॉयलेट में जिंदगी। घाटशिला के देवली गांव में ये टॉयलेट ही इस वृद्धा का ठिकाना है। उनकी पूरी जिंदगी यहीं गुजरती है। यहीं पर गृहस्थी का सामान रखती हैं, चूल्हा चौका करती हैं और थक जाती हैं तो झपकी भी ले लेती हैं। सालों पहले बना ये वृद्धा का इंदिरा आवास अब रहने लायक नहीं बचा है। ऐसे में घर से बाहर इस टॉयलेट को ही उन्होंने अपना घर बना लिया है। खबर मिलने पर मुसाबनी की वीडियो सीमा कुमारी ने वृद्धा का हालचाल पूछा और तुरंत जर्जर इंदिरा आवास की मरम्मत करने का आदेश दिया। बांस पर बिजली रानी। पाकुड़ के इस गांव में बांस के इन खंभों पर बिजली रानी दौड़ रही है। ट्रांसफार्मर से निकला बिजली का ये तार इस पुल के नीचे से गुजरते हुए बांस के इन खंभों में झूलने लगता है। फिर इन खेतों में खड़े बांस के इन ठूंठों से होते हुए बिजली का कनेक्शन इस गांव के घर घर तक पहुंचता है। बिजली विभाग की इस कारस्तानी की वजह से न सिर्फ करंट लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, बल्कि यहाँ के ग्रामीणों की जिंदगी भी असुरक्षित हो गई है। बिना डॉक्टर अस्पताल। मधुबनी के धनछीहा गांव में लाखों रुपए खर्च कर साल 2006 में ये उप स्वास्थ्य केंद्र भवन बनकर तैयार हुआ था। आज 14 साल गुजर गए। ये भवन अब खंडहर बनता जा रहा है। जगह जगह झाड़ियां उगाई हैं और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेकिन आज तक इस अस्पताल को सिर्फ एक बार ही डॉक्टर का दर्शन नसीब हो सका है। ग्रामीणों की मांग पर एक एएनएम की बहाली तो की गई, लेकिन वो भी कभी नहीं आई। सदगति दिलाने वाला योद्धा। कोरोना काल में जहां अपने भी अपनों के शवों का अंतिम संस्कार करने से हिचक रहे हैं, तो ऐसे में हजारीबाग की मुर्दा कल्याण समिति ऐसे लावारिस शवों को सदगति देने के लिए आगे आई है। हजारीबाग की कोरोना योद्धा मोहम्मद खालिद के प्रयास से इस मुक्ति धाम में रोजाना
उन लावारिस शवों का विधिवत अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसे अंतिम समय में भी अपनों का साथ नसीब नहीं हो सका है। मेरा उद्देश्य है कि हर शव का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार हो, तो इस विपदा घड़ी में हम आगे आए। पूरी जनता का हमको सहयोग मिला, प्यार मिला, और हमने ठाना कि कोरोना से कोई भी अगर मौत हो तो उसका भी उसी तरह सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार होगा। ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक। ये झारखंड के अंतिम छोर पर साहिबगंज रेलवे स्टेशन का नजारा है। हर तरफ सन्नाटा पसरा है, ना छुक छुक की आवाज है और ना रेल यात्रियों की रेलमपेल। अनलॉक 4 के दौरान देश भर के कई इलाकों में रेलगाड़ियां दौड़ने लगी हैं, लेकिन साहेबगंज के रेल यात्रियों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ से न झारखंड की राजधानी रांची के लिए कोई ट्रेन शुरू हुई है और न बिहार की राजधानी पटना के लिए कोई गाड़ी। ऐसे में रेल यात्रियों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। बस को रेलगाड़ी का आसरा। कोडरमा रेलवे स्टेशन के बाहर इस बस स्टैंड में दर्जनों बसें यात्रियों का इंतजार कर रही हैं, लेकिन न सवारी मिल पा रही है और न इन बसों के पहिए सड़क पर दौड़ पा रहे हैं। कभी यात्रियों से खचाखच भरे रहने वाले कोडरमा रेलवे स्टेशन में कोरोना काल में फिलहाल दिन भर में एकमात्र पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ही रुकती है, जिससे नाम मात्र के यात्री उतरते हैं। नतीजतन सवारियों की कमी के चलते हरी झंडी मिलने के बावजूद ये बसें कई दिन से यूं ही खड़ी हैं। घर में चूल्हा चक्की जलाने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं जुट रहा लोग को। स्थिति बहुत ही भयावह हो चुका है। जरा इस पर सरकार से हम लोग को आग्रह है कि इस पर ध्यान दे, ट्रेन का परिचालन चालू करवाए, जिससे हम लोग का गाड़ी घोड़ा चले और हम लोग का रोजी रोटी का जैसे व्यवस्था हो सके। जहाँ चाह वहाँ राह। यहाँ रंग बिरंगे और फैशनेबल चप्पल और सैंडल्स की एक से बढ़कर एक वैरायटी तैयार हो रही है। एक ओर हाईटेक मशीन काम में लगी है, तो दूसरी ओर ये कारीगर अपने हाथों से इन सैंडल्स को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कोरोना काल में हैदराबाद की शू फैक्ट्री बंद हुई तो ये बेरोजगार कारीगर अपने गांव लौट गए। कई दिन तक बेकार बैठे रहे। फिर कुछ उत्साही युवकों ने छोटे से कमरे में स्लीपर फैक्ट्री की नींव डाली, जहां तैयार हो रही एक से बढ़कर एक स्लीपर और चप्पलें आपके पांव की शोभा बढ़ाने को बेताब हैं। मन में बहुत खुशी है और काम करके संतुष्ट है। परिवार भी साथ में है, बच्चा भी साथ में है, सब साथ में खाना खाते हैं, खेलते हैं, और इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। बाबा धाम का तोहफा। कबाड़ से बने इस जुगाड़ की कीमत 25,000 रुपए है। कोरोना काल में बेरोजगार देवघर के इस दंपति ने कुछ करने की ठानी और घर के बेकार कचरे से बाबा धाम की ये अद्भुत प्रतिकृति बना डाली। इसमें बैद्यनाथ धाम के हर कोने की झलक दिखती है। एक और गर्भगृह में शिवलिंग के सामने अखंड ज्योति जल रही है, तो मंदिर के गुंबद के ठीक नीचे भोलेनाथ विराजमान है। कोरोना काल में इस कलाकृति की काफी डिमांड है। इसके जरिए घर घर तक न सिर्फ भोलेनाथ का आशीर्वाद पहुंच रहा है, बल्कि बाबा के दरबार तक न पहुंच पाने की भक्तों की कसक भी पूरी हो रही है। स्कूल पर पुलिस का कब्जा। चौंकिए नहीं, ये पटना के अदालतगंज कन्या मध्य विद्यालय का नजारा है। क्लासरूम से लेकर बरामदे तक हर तरफ पुलिस वालों का सामान बिखरा पड़ा है। 200 से ज्यादा बीएमपी जवानों ने बिना अनुमति के इस स्कूल को अपना ठिकाना बना रखा है। ये पुलिस वाले स्कूल कैंपस में हर समय चहलकदमी करते रहते हैं और ऐसे में स्कूल की शिक्षिकाएं डरी और सहमी रहती। मजदूरों की बस। पेट की चिंता से परेशान बांका के इन युवकों ने तमिलनाडु की बस पकड़ ली है। मजदूरों से खचाखच भरी ये बस सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफर पूरा कर 2-3 दिन बाद तमिलनाडु के तिरुपुर शहर पहुंचेगी, जहां ये मजदूर कपड़ा फैक्ट्री में काम धंधे में जुटेंगे। कोरोना काल में 6 माह पहले जब ये मजदूर अपने गांव लौटे थे तो फिर वापस नहीं लौटने की कसम खाई थी,
लेकिन बेरोजगारी और गरीबी की मार ने इन्हें फिर से तमिलनाडु का रुख करने को मजबूर कर दिया है। चिड़ीमार बना चिड़ियों का रखवाला। चिड़ियों के रखवाले बेगूसराय के हसन चाचा से मिलिए। एक समय था जब हसन चाचा पक्षियों के शिकार के जरिए अपना परिवार चलाते थे। एक दिन उनकी मुलाकात प्रसिद्ध पक्षी संरक्षक सलीम अलीम से हुई और उनकी जिंदगी ही बदल गई। अब चिड़ियों की जिंदगी बचाना ही उनकी जिंदगी का मकसद बन गया है। वो हर दिन अपनी बाइक से लंबा सफर तय कर कांवर झील पहुंचते हैं, फिर नाव पर बैठकर पक्षियों की रखवाली में जुट जाते हैं। उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि कांवर झील में प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार का सिलसिला बहुत हद तक कम हो गया है। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के एक स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों ने एक्टर सोनू सूद को मामा कहा और उनकी मदद करने की गुहार लगाई। बच्चों ने सोनू सूद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके गांव में सड़क बनाने के लिए कहा। स्कूल की छोटी छात्रा का कहना है कि गांव की सड़क के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन सड़क अब तक नहीं बनी। बच्चों का मदद मांगते हुए एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कई स्कूली बच्चे मिट्टी की सड़क पर खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसमें एक छोटी छात्रा पत्र पढ़ रही है। बच्ची कहती है 100 से ज्यादा बच्चे पास के गांव खारा में जाते हैं, पर मेरे गांव में खारा जाने के लिए जो सड़क है वो मिट्टी की बनी हुई है। उसमें घुटने तक दलदल है और एक नदी भी है। नदी में बहने का डर भी रहता है। छतरपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक अलग ही नजारा देखने को मिला जब बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा एसपी छतरपुर से अपने करियर की समस्याओं को लेकर मिलने पहुंची। तो एसपी छतरपुर ने न सिर्फ उसका हौसला बढ़ाया बल्कि उसे अपनी कुर्सी पर ही बैठा दिया। दरअसल छतरपुर की रहने वाली रश्मि अनुरागी नाम की बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा, जिसके परिवार की हालत आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है और उसका सपना एक पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उसकी पढ़ाई में कई अड़चनें आ रही हैं। इसकी जानकारी जब छतरपुर के कुछ समाज सेवियों को लगी तो वह छात्रा को छतरपुर एसपी सचिन शर्मा से मिलाने ले पहुंचे। एसपी ने जब छात्रा के सपने और सपनों के बीच में आने वाली अड़चनों के बारे में सुना तो उन्होंने छात्रा का आत्मविश्वास बढ़ाया और उसकी हर संभव मदद की बात भी कही। इसे न कर्तव्य समझिए न आंखों का धोखा। ये यथार्थ का खालिस कौशल है जो उसने कई सालों के अभ्यास से कमाया है। और बन गए हैं नन्हे स्पाइडरमैन। उत्तर प्रदेश में कानपुर के रहने वाले यसार की उम्र महज 7 साल की है और वे तीसरी कक्षा के छात्र हैं। फिल्म स्पाइडरमैन से यसार्थ इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़ने का अभ्यास शुरू कर दिया। समाज को अगर शिक्षित और जागरूक करना है तो पुस्तकालय इसका सबसे सही और आसान माध्यम है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से करीब 19 किलोमीटर दूर निर्जुली में नगुरांग मीना नाम की महिला ने कुछ ऐसी ही कोशिश की है। मीना ने अपनी सोसाइटी के बाहर एक सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी तैयार की। इसमें हर आयु वर्ग के लिए बहुत सारी किताबें रखी गई हैं।